हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अनअकैडमी इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा मिलेगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है ये। लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं प्रेजेंट टाइम में निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर, फॉर एग्जाम्पल मृणाल पटेल, रोमन सैनी, दीपांशु, प्रकाश कुमार, आयुष सांघी से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे आपके सिलेक्शन में सहायता मिलेगी। इस पर बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध है। देखो आप, इस पर दो तरह के कोर्स हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। अब देखो, प्लस और आइकॉनिक की बात करें हम लोग, फीस जो भी हो, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है, क्योंकि इसमें पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, फीस जो भी हो, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हो तो यहां भी आपको क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। जो भी हो, यहां भी यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर कल मैं पिछले 2 क्लास मेरी फिजिकल पॉलिसी की क्लास चल रही है। कल मैंने यह बताया था राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। फिर मैंने ये कहा था कि व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि प्रश्न कैसे बनेगा और आंसर कैसे चलेगा, हमेशा हमारे विकल्प क्या होंगे। मैं शायद ये बातें रोज कहता हूं। आप टर्म्स को क्लियर करो और प्रश्न कैसे बनेगा इसको समझो आप। यदि आपके टर्म्स क्लियर है तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कारण यह है, प्रीलिम्स के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी से पूछे जाते हैं, शब्द की मीनिंग से पूछे जाते हैं। जैसे शब्द की मीनिंग डिस्कस करने के बाद मैं तुरंत बता रहा हूं, देखो ये क्या है, प्रश्न कैसे बनना है, विकल्प क्या है और कहां आप गलतियां करोगे। लगातार ये देखो आप।
मैं दावा करता हूं, आप मुझे फॉलो करो, फॉलो करो, तो फिर जो जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वहां से प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं। ये मेरा दावा है। एक चीज हमेशा ध्यान देना इस बात को। हम सीधे टॉपिक पर आते। बजट की बात हो रही थी। बजट, कल की क्लास इकोनॉमिक्स सर्वे। इकोनॉमिक्स सर्वे में एक विकासात्मक होता है, एक दूसरा गैर विकासात्मक होता है। आज हम बात करेंगे, जब हम बजट की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं तो बजट के कई रूप होते हैं। पहली बात, परंपरागत बजट। देखो आप, परंपरागत बजट की बात करें, परंपरागत बजट का अर्थ क्या है? यहां केवल इनपुट पर ध्यान दिया जाता है। यहां केवल इनपुट पर ध्यान दिया जाता है। यह हमेशा ध्यान दो। हम इसे कहते हैं ट्रेडिशनल बजट। इनपुट का मतलब है खर्च। यहां केवल खर्च की बात की जाती है। जैसे हमेशा ध्यान दो इस बात को, सरकार जब कोई योजना बनाती है तो उस पर कितना खर्च होगा, कितने हजार करोड़ रुपया खर्च होगा, क्यों इस पर ध्यान दिया जाता है। उसे कहते हैं ट्रेडिशनल बजट, परंपरागत बजट की बात करते हैं। इसका मतलब है, इनपुट का मतलब होता है खर्च। इसका मतलब ये है कि यदि केवल खर्च की बात की जाए तो उसे कहते हैं परंपरागत बजट। हम उसे कहते हैं ट्रेडिशनल बजट। परंपरागत बजट की बात करें हम लोग। दूसरी तरफ देखा जाए परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, निष्पादन बजट की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। निष्पादन बजट की बात करें हम लोग, परफॉर्मेंस बजट। हमेशा ध्यान दो इस बात को। निष्पादन बजट का मतलब क्या होता है? मतलब जहां परफॉर्मेंस को देखा जाता है। हमेशा इस बजट में क्या होता है, इस बजट में इनपुट और आउटपुट दोनों पर ध्यान दिया जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये परफॉर्मेंस बजट है, कितना खर्च हुआ और कितना आउटपुट प्राप्त हुआ। इस बजट में परफॉर्मेंस को ध्यान दिया जाता है। परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार तैयारी करने आते हो तो आपका भी बजट होता है और आपके घर वाले केवल और केवल ट्रेडिशनल बजट की बात करते हैं। घर वाले क्या कहते हैं, जितना खर्च होगा चिंता मत करना आप। लेकिन यदि तैयारी करते करते 2 साल हो गया और 3 साल हो गया, मान लीजिए यदि तैयारी करते हुए 3 साल हो गया
तो घर वाले क्या कहते हैं? आप परफॉर्मेंस की बात करने लगते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। यदि पीटी निकला तो बजट आगे मिलेगा, अन्यथा आपका बजट रोक दिया जाता है। परफॉर्मेंस, सिंपल चीजें। इस बजट में क्या होता है, किसी भी परियोजना की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए राशि आवंटित की जाती है। इसका मतलब है किसी परियोजना किसी परियोजना के परफॉर्मेंस निष्पादन को ध्यान में रखते हुए किसी परियोजना के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए राशि का आवंटन करना। हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट का मतलब क्या होता है, किसी परियोजना के निष्पादन के ध्यान में रखते हुए राशि का आवंटन करना, यही आपका परफॉर्मेंस बजट। दूसरी चीज देखो आप, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस हम बजटिंग की बात करें। शून्य आधारित बजट हम इसे कहते हैं जीरो बेस बजट। जीरो हम बजट की बात करें, ये जो शून्य आधारित बजट है ये होता क्या है। हम जीरो बेस हम बजट की बात करें, ये विचार दिया था पीटर फायर ने पहली बार विचार दिया, और जिमी कार्टर जो अमेरिका के थे राष्ट्रपति, उन्होंने पहली बार इसे लागू किया। यह विचार यह अवधारणा पीटर फायर ने दिया था। पीटर फायर ने दिया था। हमेशा पहली बार जो कॉन्सेप्ट है ये पीटर फायर ने दिया था, और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे पहली बार लागू किया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो जीरो बेस बजट है यह अवधारणा पहली बार दिया था पीटर फायर ने, और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे पहली बार लागू किया था। लेकिन इसमें क्या होता है, खर्च होता है। कितना खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ और कब खर्च हुआ। इस बजट में हम खर्च की बात तो करते हैं, पर खर्च में तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है। कितना खर्च हुआ, कब खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ। हमेशा ये जीरो बेस बजट है,
इस बजट में जब हम खर्च की बात करते हैं, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कब खर्च हुआ और कहां खर्च हुआ, ये तीन बातें ध्यान दी जाती है इस बजट में। कितना खर्च हुआ, कब खर्च हुआ और कहां खर्च हुआ, यह देखा जाता है। जीरो बेस हम बजट की बात करें, सामान्यतः क्या होता है, मान लिया जाए जीरो बेस बजटिंग कॉन्सेप्ट लागू हो गया, मान लिया जाए कोई ई नामक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। पूरी बात ध्यान दो, मैंने क्या कहा, ई नामक कोई प्रोजेक्ट है और इसमें टोटल 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब पता ही चला इस प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है, आउटपुट जीरो है। अभी केवल खर्च हुआ 50 करोड़ रुपया, लेकिन प्रोजेक्ट का आउटपुट जीरो लग रहा है। तो शेष जो 50 करोड़ रुपया बचा, शेष 50 करोड़ रुपए जो बचा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसको क्या किया जाता है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप उस प्रोजेक्ट को हम जीरो मान लेते हैं हमेशा, तो ये जो प्रोजेक्ट उसको जीरो मान लेंगे और शेष राशि को हम दूसरे प्रोजेक्ट में खर्च कर देंगे। जीरो, इसी को कहा जाता है शून्य आधारित बजट। तीन बात याद रखना है। पहली चीज, यह अवधारणा पीटर फायर ने दिया था और पहली बार लागू किया था अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने। लेकिन इसमें तीन बातें ध्यान दी जाती हैं। पहली बार, कितना खर्च हुआ, कब खर्च हुआ और कहां खर्च हुआ, ये तीन बातें ध्यान दी जाती हैं जीरो बेस हम बजट की बात करें। अगला ध्यान दो, जेंडर बजट की बात करें, जेंडर हम बजटिंग की बात करें, देखो आप, यदि हम जेंडर बजटिंग की बात करें तो महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर तैयार बजट। महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर तैयार बजट, मतलब ऐसा बजट जिसका उद्देश्य है महिलाओं के विकास को प्रमोट करना। हमेशा ध्यान दो, तो महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर जो बजट तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है कि महिलाओं के विकास को ध्यान में रख करके तैयार किया जाने वाला बजट जेंडर बजटिंग है। हमेशा फिक्स शब्द है गोल्डन रूल बजट, ऐसा बजट जहां निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है। गोल्डन रूल बजट, इसे कहते हैं गोल्डन हम रूल बजट की बात करें। हमेशा जान दो, ये जो गोल्डन रूल बजट है ऐसा बजट जहां निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है। जहां
निवेश करने के लिए इसे कहते हैं गोल्डन रूल बजट। गोल्डन रूल बजट का मतलब क्या होता है? ऐसा बजट जहां निवेश करने के लिए उधार लिया जाता हो, उससे कहा जाता है गोल्डन रूल बजट। हमेशा ध्यान दो, कारण ये है जब निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है तो निवेश का प्रतिफल इकोनॉमी को मिलता है। जैसे मैंने ये कहा, मान लिया जाए आप निवेश की बात कर रहे हो, इस शब्द की मीनिंग क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि निवेश का अर्थ क्या होता है। सामान्य भाषा में कहा जाए गोल्डन रूल बजट, ऐसा बजट जहां निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है। अगला देखो आओ, बैलेंस बजट की बात करें हम लोग। बैलेंस ये जो बैलेंस बजट होता है, इस बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है? ऐसा बजट जहां राजस्व घाटा शून्य हो। राजस्व शून्य हो, हम इसे कहते हैं बैलेंस बजट। जब राजस्व घाटा शून्य होता है तो उसे बैलेंस बजट कहा जाता है। अंत में देखा जाए आउटकम बजट। आउटकम बजट की बात करें हम लोग, मतलब आउटकम बजट का मतलब होता है इनपुट, आउटपुट और इंपैक्ट पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा बजट जहां इनपुट, आउटपुट एंड इंपैक्ट पर ध्यान दिया जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम इसे कहते हैं आउटकम बजट। अब देखो आप, यदि हम बात करें बजट की, बजट के इतने सारे रूप होते हैं। परंपरागत बजट जहां केवल इनपुट पर ध्यान दिया जाता है, कितना खर्च हुआ केवल इस पर ध्यान दिया जाता है। परफॉर्मेंस बजट का मतलब होता है इसमें इनपुट, आउटपुट दोनों पर ध्यान दिया जाता है। कितना खर्च हुआ, उसका आउटपुट क्या है। हमेशा देखो आप, परफॉर्मेंस बजट की बात करें, मतलब जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, उसके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए राशि का आवंटन करना, यह है परफॉर्मेंस बजट। जीरो बेस हम बजट की बात करें, देखो जीरो बेस हम बजट की बात करें, यह जो अवधारणा पीटर फेयर ने दिया था और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे पहली बार लागू किया। हम जब खर्च की बात करते हैं तो कितना खर्च हुआ, कब खर्च हुआ और कहां खर्च हुआ, इन तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, कोई प्रोजेक्ट है, मान लो ए नामक प्रोजेक्ट है, हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ए नामक प्रोजेक्ट है, ध्यान देना इस बात को। अब देखो आप, मान लिया जाए उस प्रोजेक्ट में हमारा 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। अब पता ही ये चला कि 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन उसका आउटपुट जीरो है, तब उस बजट को शून्य मान लेंगे और शेष राशि जो 50 करोड़ रुपए है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हम शिफ्ट कर देते हैं। फिर जेंडर बजट, महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर तैयार बजट, गोल्डन रूल बजट।
ऐसा बजट जहां निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है। बैलेंस बजट की बात करें, ऐसा बजट जहां राजस्व घाटा शून्य हो। अंत में हम बात करें आउटकम बजट, मतलब ऐसा बजट जहां इनपुट, आउटपुट, इंपैक्ट मतलब प्रभाव पर ध्यान दिया जाता है। यह है सोचो। लेकिन प्रश्न कैसे बनेगा, ये मैं बार बार कहता हूं, प्रश्न को देखो आप। प्रश्न कैसे बनेगा, अरे बात है, देखो आप, निम्न में से सत्य, या एक सिंपल चीजें ये कहा जाए कि निम्न में से सत्य है सत्य है। सत्य क्या है? फर्स्ट, गोल्डन रूल बजट बजट व्यवहारिक होता है। हमेशा हम सेकंड की बात करें, बैलेंस बजट सामान्यतः आदर्श है। देखो आप, ये जो बैलेंस बजट है ये समानता आदर्श है। हम थर्ड पैर की बात करें, शून्य आधारित बजट भारत के अन्य क्षेत्रों में लागू है। नंबर फोर्थ की बात करें, निष्पादन बजट से अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ध्यान दो इस बात को, निम्न में से सत्य है गोल्डन रूल बजट व्यवहारिक होता है। गोल्डन रूल बजट क्या होता है? मतलब निवेश करने के लिए उधार लेना। ऐसा बजट जहां उधार तो लिया जाता है किंतु उन उधारियों का उद्देश्य क्या है? निवेश करना। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। बैलेंस बजट सामान्यतः आदर्श होता है। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है? जहां राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट जीरो हो। यह आदर्श है कि दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है वहां जो बजट पास किया जाता है सामान्यतः जो बैलेंस बजट की स्थिति होती ही नहीं, क्योंकि हर देश की इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा शून्य नहीं होता। राजस्व घाटे का शून्य होना एक अपवाद है, तो यह भी सही है। शून्य आधारित बजट भारत के हर क्षेत्र में लागू है, ये बिल्कुल भारत के हर क्षेत्र में जीरो बेस बजटिंग लागू नहीं है, तो ये विकल्प गलत हो गया हमारा। अगला, निष्पादन बजट से अर्थव्यवस्था का विकास होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट से क्या होता है? हम आउटपुट की बात करते हैं, और जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो स्वाभाविक है, जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को क्या मिलेगा? अतिरिक्त पुश मिलता है। प्रश्न इस तरह पूछे जाएंगे, कई बार ये यूपीएससी का प्रश्न है। तो स्टेट पीसीएस में क्या पूछा जाएगा? देखो आप, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन ये है,
गोल्डन रूल बजट का अर्थ है गोल्डन रूल बजट का अर्थ है फर्स्ट, ऐसा बजट जहां सोने की खरीद पर बल दिया जाता है। बल दिया जाता है। हम सेकेंड की बात करें, ऐसा बजट जहां सोने की खरीद पर बल दिया जाता है, गोल्ड की खरीद पर। हम दूसरी चीज बात करें, ऐसा बजट जहां सामाजिक कल्याण पर खर्च किया जाता है। हम थर्ड की बात करें, ऐसा बजट जहां निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है। हम फोर्थ की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ऐसा बजट जहां सोने की खरीद पर बल दिया जाता है। सेकंड, ऐसा बजट जहां सामाजिक कल्याण पर खर्च किया जाता है। थर्ड, ऐसा बजट जहां निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है। और फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान देना इस बात को, ये गोल्डन रूल बजट के ये चार विकल्प आ गया। यदि आपको मीनिंग नहीं पता है तो जानते हो क्या होगा? ऐसा बजट जहां सोने की खरीद पर बल दिया जाता है, तुरंत गोल्डन रूल हो, गोल्डन गोल्ड मीनिंग निकाल लेंगे और हर बच्चा इसको विकल्प फर्स्ट को मार देगा। कुछ बच्चे थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो सामाजिक कल्याण पर खर्च किया जाता है, बिल्कुल गोल्डन रूल, इसकी मार दें। वो तीसरी तक आएगा ही नहीं यदि मीनिंग नहीं पता है तो। आपका विकल्प क्या होगा? थर्ड सही है। हमेशा आपका जो विकल्प है वो तीसरा सही है विकल्प। इस तरह के प्रश्न क्या होंगे पूछे जाते हैं आपसे। देखो अब शब्द है डेफिसिट। हम डेफिसिट की बात करें, डेफिसिट घाटा, हम डेफिसिट की बात करें, घाटा। घाटा होता क्या है? डेफिसिट कहते किसे? समांतर जो राजस्व घाटा की बात करें, बजटिंग घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, या फिर मौद्रिकृत घाटे की बात की जाती है। डेफिसिट के इतने सारे रूप होते हैं। डेफिसिट, जैसे हम ये कहें, जब डेफिसिट की बात करते हैं तो डेफिसिट के कई रूप होते हैं। एक होता है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। दूसरा होता है बजटीय घाटा,
तीसरा होता है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अंत में बात करें मौद्रिकृत घाटा। देखो आप, घाटे कितने सारे रूप होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, बजटिंग डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और मोनेटाइज डेफिसिट, ये सारे रूप हैं। अक्सर आप अखबार में पढ़ते होगे कि राजस्व घाटा, ये राजस्व आधिक्य, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सेस की बात की जाती है। आखिर डेफिसिट और एक्सेस में बेसिक डिफरेंट क्या है और राजस्व घाटा कहते किसे हैं, हमेशा ध्यान दो। यदि हम राजस्व घाटे की बात करें तो देखो आप, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें ये होता क्या है। राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, यह है रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व प्राप्ति में हम बातें पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स खाते किसे हैं, और राजस्व व्यय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं हम इसे कहते क्या है, हमेशा जान दो इस बात को। तो राजस्व प्राप्ति मान लिया जाए टोटल प्राप्ति 100 रुपया है और खर्च है 110 रुपया। टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो 100 रुपया है और टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 110 रुपया है। तो जो डेफिसिट हो गया -10 रुपया, ये हमारा घाटा हो गया। हमेशा भारत में सरकार की लगातार कोशिश है कि डेफिसिट को कम किया जाए, राजस्व डेफिसिट को कम किया जाए, और सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है डेफिसिट को कम करने के लिए। अब देखो आप, ध्यान देना, बहुत मजा है। मान लिया जाए राजस्व प्राप्ति 110 रुपया है और व्यय केवल 100 रुपया है, तो 10 रुपए का आधिक्य होगा, अधिक एक्सेस, हम इसे कहते हैं राजस्व आधिक्य। हमेशा ध्यान दो, मान लिया जाए राजस्व प्राप्ति 100 रुपया है, राजस्व 110 रुपया है, तो 10 रुपए का डेफिसिट हो गया। पर यदि 110 रुपए के राजस्व प्राप्ति है और व्यय 100 रुपए का है, तो 10 रुपया अधिक हो गया। हम इसे कहते हैं राजस्व आधिक्य, रेवेन्यू एक्सेस कहते हैं इसे हम लोग। कितनी अच्छी बात है, राजस्व हम आधिक्य की बात करें। कभी भी हर देश की कोशिश होती है कि राजस्व आधिक्य हो, रेवेन्यू एक्सेस हो, सरप्लस हो, हम इसको कहते हैं राजस्व सरप्लस कहते हैं हम सब। आपने अक्सर सुना होगा सरप्लस है, जितना खर्च हुआ उससे ज्यादा हमारे पास बजट है, उसे कहते हैं आधिक्य, सरप्लस बजट। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है, देखो ये क्या है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। आप बात करें बजटीय घाटा की बात करें, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, बजटीय हम घाटे की बात करें, घाटा कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, टोटल रिसिप्ट्स, प्राप्तियां माइनस कुल व्यय।
कुल व्यय, हम इसे कहते हैं बजटिंग डेफिसिट कहते हैं। टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। हम इसे कहते हैं बजटी घाटा। कितना रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुआ और कितना एक्सपेक्ट खर्च हुआ, इसे कहते हैं। हम जब कुल प्राप्तियों को इस तरह जोड़ सकते हैं, यदि हम इससे बात करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। अब देखो, माइनस कुल व्यय राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। हम इस तरह लिख सकते हैं, कुल प्राप्ति राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान इस बात को, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति माइनस, अब राजस्व व्यय की बात करें, योजनागत व्यय व्यय प्लस गैर योजनागत व्यय। हमेशा प्लस हम बात करें, हम लिख सकते हैं पूंजीगत व्यय में योजनागत पूंजीगत व्यय तथा योजनागत की बात करें, योजनागत पूंजीगत व्यय गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। प्लस ये चलेगा हमारा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। यूपीएससी क्या करेगा, ध्यान दो इस बात को, ये बजटिंग डेफिसिट की बात करें हम लोग, टोटल जो रिसिप्ट्स है माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय की बात करें हम लोग, हम कुल प्राप्तियों को लिख सकते हैं राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, और टोटल एक्सपेंडिचर को लिख सकते हैं राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय की बात करें हम लोग। यहां हम लिख सकते हैं राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति माइनस बड़े ब्रैकेट छोटा राजस्व व्यय को हम लिख सकते हैं योजनागत व्यय प्लस गैर योजनागत व्यय प्लस योजनागत पूंजीगत व्यय प्लस गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, योजनागत और गैर योजनागत, और पूंजीगत व्यय को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, योजनागत प्लस गैर योजनागत। इस रूप में इसको डिवाइड किया जाता है। ध्यान देना इस बात को, हम इसको दो भागों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बजटी घाटा मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मान लिया जाए कि
बजट आधिक्य है या बजट घाटा है? दो प्रश्न। प्राप्तियां यदि अधिक होगी, व्यय कम हो तो क्या होगा? मतलब बजट आधिक्य होगा। जैसे हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, मान लिया जाए बजट आधिक्य, सरप्लस की बात करें, बजट कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। मान लिया जाए टोटल प्राप्ति 200 रुपये हुई, अब कुल व्यय 150 रुपया हुआ, तो बजट आधिक्य कितना हो गया? 50 रुपया। हमेशा ये जो बजट आधिक्य है ये टोटल 50 रुपया है। इसको कहते हैं बजट एक्सेस की बात करते हैं, या बजट हम सरप्लस की बात करते हैं। टोटल रिसिप्ट्स मैंने टोटल एक्सपेंडिचर, कुल रिसिप्ट 200 रुपया है, कुल व्यय 150 रुपया है, 50 रुपया अधिक हो गया। मान लिया जाए टोटल रिसिप्ट 200 रुपया है और खर्च 250 है, अब क्या होगा? बजटीय घाटा हो जाएगा। लेकिन बजटीय घाटे का कॉन्सेप्ट अब समाप्त हो चुका है। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व घाटा है, पर वास्तव में सरकारी घाटे को सही तरीके से राजस्व घाटा भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, इसलिए राजकोषीय घाटे का कॉन्सेप्ट आया। और राजकोषीय घाटा क्या करता है? सरकार के घाटे को सही तरीके से प्रेजेंट करता है। तो फिजिकल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आया। अब सोचो, आप हम बात करें राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। ये जो फिजिकल डेफिसिट है, हम राजकोषीय घाटे की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। सबसे बड़ी चीज तो ये है, देखो आप, हम राजकोषीय घाटे की बात करें, ये सुखमय चक्रवर्ती समिति ने विचार दिया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति ने विचार दिया था फिजिकल डेफिसिट का। सुख में पहली बार लागू किया था भारत में से पहली बार लागू किया वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने। भारत में सर्वप्रथम वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इसे लागू किया। हमेशा ध्यान इस बात को, मैंने क्या कहा? सुखमय चक्रवर्ती समिति ने विचार दिया था और लागू किया था, सर्वप्रथम वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इसे लागू किया था। पहली बात देखो आप, प्रश्न ये उठा कि क्यों लागू किया गया, विचार आया क्यों? यह विचार, इस घाटे का विचार इसलिए आया क्योंकि बजटीय घाटा घाटे को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सरकार के डेफिसिट को
सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिससे कहा गया फिजिकल डेफिसिट। अब ध्यान दें इस बात को, यह जो फिजिकल डेफिसिट है सरकार की कुल उधारियों को, संपूर्ण देयता को शामिल किया जाता है। मतलब यह है राजकोषीय घाटे में सरकार की संपूर्ण देयता को शामिल किया जाता है। देयता में लायबिलिटी, हमेशा टोटल जो सरकार की लायबिलिटी है उसे फिजिकल डेफिसिट में शामिल किया जाता है। मतलब सरकार की संपूर्ण उधारियां ही राजकोषीय घाटा है। इसका मतलब ये है कि ही राजकोषीय घाटा है। हमेशा टोटल जो सरकार की लायबिलिटी है वही आपका फिजिकल डेफिसिट है। सरकार के संपूर्ण उधारियों को फिजिकल डेफिसिट में शामिल किया जाता है। यह बात हमेशा ध्यान दो, संपूर्ण उधारियां राजकोषीय घाटा है, एक फिजिकल डेफिसिट है सरकार की। बातें समझ में आ गई? हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक प्रश्न उठा कि आखिर सरकार की संपूर्ण उधारियां हैं क्या? जब सरकार की संपूर्ण उधारियों की बात करेंगे, ध्यान देने इस बात को। मैं पुनः लौटता हूं एक बार, देखो आप, मैंने कहा यह घाटे के विविध रूप है। यह राजस्व घाटे की बात की गई थी और राजस्व आधिक्य की बात की गई थी। फिर मैंने बजटीय घाटे की बात की। अब तो बजटीय घाटे का कॉन्सेप्ट लगभग समाप्त हो चुका है। फिर मैं बजट आधिक्य और बजटीय घाटे की विचार दिया। अंत में आ गया मैं राजकोषीय घाटे की बात किया। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? हमेशा हम फिजिकल डेफिसिट कहते किसे हैं? यहां तक शायद बातें हम लोग कर चुके थे। अब एक प्रश्न, सरकार के टोटल जो लायबिलिटी है उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। अब प्रश्न उठा, सरकार का टोटल जो है उधारियां हैं क्या? जब टोटल उधारियों की बात करेंगे तो ध्यान देना इस बात को। हमेशा केंद्र के राजकोषीय घाटे की बात करें, संपूर्ण उधारियों की बात की जाए, एक होता बाजार लोन, मार्केट लोन कहते हैं। ऋण, हम इसे कहते हैं मार्केट लोन कहते हैं। दूसरा गैर बाजार ऋण। इसे कहते हैं नॉन मार्केट लोन कहते हैं इसे। इसे कहते हैं नॉन मार्केट लोन। इसे हम कहते हैं गैर बाजार ऋण कहते हैं इसे। तीसरा ये आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग। आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग। अगला वेज एंड मेंस एडवांसेज।
वेज एंड मीन्स अंत में देखा जाए अल बचत का वह भाग जो राज्यों को न जाए। राज्यों को न जाए। ये सब के सब टोटल बारोइंग है सरकार की। अब हम बात करें मार्केट लोन। हम जब मार्केट लोन की बात करेंगे ना, तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, मार्केट लोन की बात करेंगे और नॉन मार्केट लोन। तो मार्केट लोन में जनता से उधार लिया जाता है, बाजार ऋण में, बैंक से और वित्तीय संस्था से। ये जो मार्केट लोन है, नॉन मार्केट लोन है, आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस की बात करें, या अल बचत का वह भाग जो राज्यों को न जाए, ये टोटल हमारा संपूर्ण उधारियां, ये सब कुछ हमारे फिजिकल डेफिसिट में इन्वॉल्व होता है। अब सोचो, यदि मार्केट लोन की बात करते हैं तो मार्केट लोन में एक तो हम जनता से लेते हैं उधार, दूसरा हम बैंक से उधार लेते हैं, और तीसरा हम वित्तीय संस्था से उधार लेते हैं। हमेशा ध्यान दो, ये जो उधार है हम लेंगे जनता से, हम लेंगे बैंक से, हम लेते हैं वित्तीय संस्था से, ये उधार लेते हैं। ध्यान देने इस बात को। अब जनता से कैसे उधार लिया जाता है, और बैंक से ठीक है उधार लिया, पर याद रखना सरकार जब बैंक से उधार लेती है तो ब्याज चुकाती है, जो ब्याज चुकाती है वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। इस बात को हमेशा याद रखना है, क्या राजस्व व्यय का हिस्सा है और क्या पूंजीगत व्यय का हिस्सा है। देखो आप, तो मार्केट लोन में जनता से उधार लेती है बैंक से, और वित्तीय हम संस्था की बात करें, इससे उधार लिया जाता है। क्लियर? अब देखो आप, हम जनता की बात करें, हम जनता से उधार लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, और हम वित्तीय संस्था से उधार लेते हैं। लेने का तरीका क्या है? नॉन मार्केट लोन की हम बात करें, ये जो नॉन मार्केट लोन है ये अलग तरीके का है। नॉन मार्केट हम लोन की बात करें, इस नॉन मार्केट लोन में क्या चीज है, ध्यान देना इस बात को। यदि नॉन मार्केट हम लोन की बात करें तो लोक खाता से, पब्लिक अकाउंट से ली गई उधारियां, लोग खाता से ली गई उधारियां, हम इसे कहते हैं नॉन मार्केट लोन कहते हैं इसे। आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग, सरकारी ऋण में आरबीआई का सहायता कार्यक्रम चलता है। और इसमें रूल क्या है, इसको ध्यान से समझो इस बात को, कि मान लिया जाए गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, पर सरकार को प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए। आम जनता को सरकार ने शेयर बेचा तो केवल 5 करोड़ रुपया सरकार जुटा पाई, 5 करोड़ रुपया कम पड़ रहा है। तब सरकार जाएगी आरबीआई के पास, और आरबीआई से ये कहेगी भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें 10 करोड़ रुपया खर्च होना है, 5 करोड़ रुपया तो आ गया, 5 करोड़ रुपया कम पड़ा है, क्या करूं मैं? आरबीआई क्या कहती है, लाओ मैं खरीद लेता हूं। तो आरबीआई क्या करती है, 5 करोड़ रुपए का शेयर खरीद लेती है, वो पैसा सीधे चला जाता है सरकार के पास। तो आरबीआई क्या करती है, सरकारी परियोजना को पूरा करने के लिए जो सहायता देती है उसे कहा जाता है आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जब आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे तो।
मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं हर एक चीज को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत स्लो मोशन में बता रहा हूं आपको, ताकि दिमाग में एक बार बैठ जाए। इकोनॉमिक्स इतनी आसान है, एक बार समझ में आ गया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, ये बात हमेशा ध्यान दो। इस बात को हम लोग सीधे इसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। मैं कहना चाहता हूं, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हो तो आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। हम इसके आगे वाली क्लास, अगले क्लास में शेष बचा भाग आगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि देखो यूपीएससी किस तरह प्रश्न पूछ रहा है, एक समान स्टूडेंट गलतियां कहाँ करता है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।